नमस्कार, मैं जनभक्त श्री ओम गौतम। बड़ी खबर जापान और भारत के बीच होने वाली एक बड़ी डील को लेकर है। भारत के साथ जापान एक डिफेंस सीक्रेट डील करने जा रहा है और उसके तहत अब वो अपने डिफेंस के सीक्रेट्स को लेकर जो कानून था उसमें भी बदलाव कर रहा है। इसके तहत अब भारत और जापान के बीच डिफेंस सीक्रेट्स की अदला बदली हो सकेगी। जापान की सरकार अब जो भी अपने सीक्रेट्स हैं उसके पास चीनी सेनाओं को लेकर या उसके क्षेत्र में चीनी सेनाओं की गतिविधियों को लेकर उसको साझा करेगी। और ऐसा अब तक जापान केवल अमेरिका के साथ करता था, लेकिन अब इस कड़ी में भारत, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि जिस तरीके से शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री हैं और उनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत है, और जिस तरीके से कल जापान ने भी इस बात का संकेत दे दिया था जब जापानी राजदूत सतोशी सुजुकी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि जापान भारत के साथ खड़ा हुआ है और किसी भी देश को एक तरफा तरीके से सीमाओं पर कुछ भी करने की जापान मुखालफत करता है, आलोचना करता है। इसका साफ संकेत था कि जापान भारत का जो लद्दाख के सीमा पर चीन के साथ विवाद चल रहा है उसमें भारत के साथ खड़ा हुआ है। और इससे पहले भी जापान कई बार भारत को बता चुका है कि चीन के खिलाफ भारत की लड़ाई में जापान उसके मित्र के तौर पर हमेशा खड़ा रहेगा। और इस डील के कई सारे जो फैक्टर हैं वो भी हम आपको बताते हैं कि इसके फ़ायदा क्या है। दरअसल जिस तरीके से साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के अंदर चीन की जो नौसेनाएं गतिविधियां करती रहती हैं उसी को लेकर अभी पिछले दिनों भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना के साथ मिलकर एक सम्मिलित युद्धाभ्यास हुआ था, जिसमें भारतीय नौसेना के 2 लड़ाकू जहाज थे और जापान के भी 2 लड़ाकू जहाज उसमें शामिल थे। उसी दौरान एक और घटना हुई कि जापान की नौसेना ने चीन की एक पनडुब्बी को खदेड़ा था, जिसका पता जापानी इंटेलिजेंस को चला था। और यही वजह है कि अब ये डिफेंस इंटेलिजेंस की जो डील है उसे जापान भारत के साथ पूरा करना चाहता है, क्योंकि जापान को पता है कि चीन के साथ भारत के भी विवाद चल रहे हैं। और जैसा कि पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन जापान तो पहले से ही दोस्त है। और जब 2 दोस्तों की दुश्मनी एक ही व्यक्ति से हो जाती है तो उनकी दोस्ती और ज़्यादा प्रगाढ़ होती हुई नज़र आती है। अब ये जिस तरीके से अमेरिका और भारत के साथ हुआ, रूस और भारत के साथ हुआ, अब उस कड़ी में आगे जापान भी जुड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, वो भी पहले ही कह चुके हैं कि वो हर इस स्थिति के लिए भारत का साथ देने के लिए तैयार हैं और किसी भी विस्तारवादी मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। अब आप समझ लीजिए कि उत्तर पश्चिम का जो इलाका है वहाँ से रूस भारत के साथ खड़ा हुआ है, और दक्षिण की अगर बात की जाए, दक्षिण पूर्व की, तो भारत की सीमाएं लगती हैं चीन के साथ में। और अगर एकदम से सुदूर पूर्व की बात की जाए तो वहाँ से जापान की सीमाएं हैं और उसके बाद अमेरिका है। तो इस पूरे के पूरे चक्रव्यूह में ये चीन फंसता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके लिए एक एक करके सभी देश अपनी रणनीति का खुलासा करते जा रहे हैं। उसी रणनीति के तहत जापान ने अपना एक पुराना कानून जो 2014 में लागू हुआ था उसको बदलाव किया गया है। इसकी वजह यह है कि अगर इसको बदलाव किए बगैर जापान की सेना, नौसेना या वायुसेना भारत के साथ कुछ डिफेंस सीक्रेट्स को शेयर करती तो इसके लिए वहाँ सज़ा का प्रावधान है जो 10 साल की सज़ा है, और उसके अलावा भारी जुर्माना भी है। तो इसीलिए अब जो भी दोनों सेनाओं के बीच में बातचीत होगी, डिफेंस सीक्रेट्स शेयर होंगे और जो चीन की गतिविधियां हैं उनको लेकर जो जानकारियों का आदान प्रदान होगा वो एक तरीके से लीगल हो जाएगा, क्योंकि इसको पहले कैटेगराइज कर दिया गया था और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें करना उतना आसान नहीं था। और इस कानून के तहत रक्षा, कूटनीति और काउंटर टेररिज्म जैसे मुद्दों को रखा गया था। तो अब रक्षा का मामला जहां आता है, जापान को पता है कि चीन इतना शक्तिशाली देश है। चीन के साथ जापान का 80 साल से विवाद चल रहा है, और जिस पनडुब्बी को घेरने की, खदेड़ने की बात हम कर रहे हैं, ऐसा 80 साल में कई बार चीन कर चुका है कि चीन की तरफ से जापान का जो समुद्री इलाका है उसमें पनडुब्बियाँ भेजी जाती हैं, उसमें नौसैनिक जहाज़ भेजे जाते हैं, घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है। चीन की पुरानी परंपरा रही है कि वो जो पड़ोसी देश हैं उनके जो सीमाएं हैं, चाहे वो थलीय सीमाएं हों, चाहे जलीय सीमाएं हों या फिर नभ सीमाएं हों, उनमें अतिक्रमण करने की कोशिश करता रहता है। और वो कई 100 साल पीछे भी चला जाता है। ऐसा कहने के लिए अगर कोई इलाका पूर्व में
अगर चीन के किसी पुराने राजवंश से संबंधित रहा हो तो चीन उस पर भी दावा ठोक देता है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि रूस के साथ व्लादिवोस्तोक को लेकर चीन ने विवाद करने की कोशिश की। उसके अलावा साउथ चाइना सी के तमाम देशों के साथ भी चीन ऐसा ही कर रहा है। और जापान के भी कुछ द्वीप समूह हैं जिनको कोकू जापानीज भाषा में इसको बोलते हैं, और इसको चीन अपना बताता है। और चीन का जो कोस्ट गार्ड है इन द्वीपों के चक्कर भी लगाता रहता है। चीन इन द्वीपों को दियाऊ के नाम से पुकारता है और ये कहता है कि ये उसका इलाका है, ये उसका क्षेत्र है। लेकिन जापान इसके ऊपर चीन को बार बार हकीकत समझाने की कोशिश करता रहा है, और ये लगातार 80 दिन से हो रहा है। इसको लेकर के 80 दिन से इस तरीके की बातें चीन लगातार कर रहा है। आपको याद होगा कि भारत के साथ भी LAC पर चीन के साथ जो विवाद चल रहा है उसे भी अब 2 महीने होने को आ रहे हैं। यानी चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ लंबे विवाद सीमा क्षेत्र को लेकर करता रहता है, जैसा कि ताइवान और वियतनाम के साथ चल रहा है, जैसा कि दूसरे अन्य देश है। अब नेपाल के साथ भी बात आई थी। तो चीन की जो प्रवृत्ति है कम्युनिस्ट पार्टी की, वो चाहती है कि सारे दुनिया को कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के या कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे के नीचे ला दिया जाए, और उसके लिए चीन इस तरीके की विस्तारवादी नीतियों को अपनाता रहता है और अपने आसपास के छोटे छोटे देशों को वो डराने की कोशिश करता रहता है। अब इस तरीके से दुनिया में कोविड-19 का प्रकोप चीन की वजह से फैला, और उसके बाद तमाम देशों ने बैठकर ये बातचीत की और उन्हें लगा कि अब अगर इस महामारी से बचना है, चीन के आतंक से बचना है, तो दुनिया की सभी शक्तियों को जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती हैं, जो शांति में विश्वास करती हैं, जो विश्व के विकास में विश्वास करती है, उनको एक होकर इस आतंकवादी चीन को, इस जो आतताई ड्रैगन को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और उसी की दिशा में ऐसा लगता है कि एक स्टेप के बाद एक स्टेप ये सारी दुनिया के बड़े बड़े देश आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर तमाम एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं, जो रणनीतिक एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब अगर इस स्थिति से चीन अपने आप को पीछे नहीं हटाता है तो निश्चित तौर पर चीन के साथ टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से चीन को ऐसा लगता था कि साउथ चाइना सी में जो छोटे छोटे देश थे, ब्रुनेई हो, लाओस हो, ताइवान या वियतनाम जैसे देश हो, कंबोडिया जैसे देश हो, इनको चीन पहले दबा लिया करता था और वो चुप रह जाया करते थे। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को भी चीन ने शोषण करने की कोशिश की, जापान के साथ भी उसका यही रवैया रहा। तो अब उसको ऐसा लग रहा था कि इसी को आगे बढ़ाते हुए वो पूरी दुनिया में अपना दबदबा पेश करने की कोशिश करेगा। और इसके पीछे वजह यह भी थी कि कोविड को लेकर पूरी दुनिया के तमाम देश चीन को घेरते हुए नजर आ रहे थे, और WHO के अंदर जिस तरीके से जापान या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने चीन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, उसी का बदला लेने के लिए चीन ने ऑस्ट्रेलिया जापान के खिलाफ इस तरीके की हरकतें की। और जब भारत ने भी उनका साथ दिया तो भारत के साथ भी उसने तनाव उत्पन्न करने की कोशिश की। और बाद में जब अभी रूस ने अपना विजय दिवस मनाया था, तब भी चीन की तरफ से एक मुद्दा फिर से उठा दिया गया। 1860 में जो क्षेत्र रूस में 1860 से है, उस क्षेत्र पर अपना दावा दिखाने की कोशिश चीन की तरफ से की गई। लेकिन चीन को इस बार ये समझ लेना पड़ेगा कि जब बहुमत और दुनिया के ज़्यादातर देश इस पक्ष में हैं कि विस्तारवादी नीतियों का अंत होना चाहिए, हर देश को अपनी सीमाओं के अंदर सीमित रहने की ज़रूरत है और दूसरे देशों का सहयोग करने की ज़रूरत है, वैसी स्थिति में अगर चीन ये अलगाव की नीति अपनाता रहेगा, दूसरे देशों की ज़मीनों को अतिक्रमण करने की कोशिश करता रहेगा, तो उसका परिणाम यही होगा जो आज हुआ है कि भारत और जापान के बीच में एक बड़ी डिफेंस सीक्रेट डील हुई है। और इसके तहत अब आगे से भारत और जापान की सेनाएं, नौसेनाएं एक दूसरे के साथ में सुरक्षात्मक जो सीक्रेट्स हैं उनको शेयर करेंगी, और उससे इन दोनों देशों को मदद भी मिलेगी। जैसा कि हमने बताया कि नौसेना का युद्धाभ्यास हो चुका है। उसके अलावा जापान और भारत मिलकर एक नई टेक्नोलॉजी पर भी विचार कर रहे हैं, जिसके तहत जापान जो दूसरे देश हैं, चाहे ब्रिटेन हो चाहे अमेरिका हो, अमेरिका के साथ जापान का पुराना रिश्ता रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब दोबारा से जापान उठकर खड़ा हुआ था तो सबसे पहला काम उसने यही किया था कि अमेरिका के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई थी। और ब्रिटेन और फ्रांस के साथ भी जापान नए नए हथियारों को लेकर रिसर्च कर रहा है, तैयार करने की कोशिश कर रहा है। उसी कड़ी में अब भारत के साथ भी जापान इस दिशा में आगे बढ़ेगा।
जापान ब्रिटेन के साथ में एक प्रोटोटाइप एयर टू एयर मिसाइल बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए फ्रांस की, तो फ्रांस के साथ वो अंडर वाटर माइन डिटेक्ट करने का एक यंत्र बना रहे हैं। और इसी तरीके से भारत के साथ भी जापान एक बड़ा प्रोजेक्ट करने वाला है। तो इस तरीके से जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, ये सभी मिलकर विस्तारवादी चीन की नकेल कसने के लिए एक कदम करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका दबाव चीन भी महसूस कर रहा है। यही वजह है कि चीन जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है, जब यह इस तरीके की कोई खबर आती है, तो चीन तिलमिला जाता है और वो गलवान घाटी जैसी हरकतें करने की कोशिश करता है। लेकिन अब इस बार उसका पाला दुनिया की ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्तियों से पड़ा है और चीन को ये समझ लेना पड़ेगा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर चुका है पिछले 5-6 सालों में। तो ऐसी स्थिति में अब चीन को न केवल अमेरिका से मुकाबला करना है बल्कि भारत से मुकाबला करना है। और उन दोनों देशों के साथ में रूस जैसे देश भी खड़े हुए हैं, जापान जैसे देश भी खड़े हुए हैं, वियतनाम, ताइवान के अलावा ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी हैं। और अगर चीन इन हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसकी चिंदियाँ बिखरना लगभग तय है। जय हिंद, जय भारत।